हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की हालत इन दिनों काफी खराब हो रही है। लोग चीन के बैंकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और चीन ने जनता को रोकने के लिए बैंक्स के बाहर सेना को तैनात कर दिया है। सरकार के इस रवैये को देखते हुए लोग हिंसक प्रदर्शन पर भी उतरने लगे हैं। लोगों को बैंक में घुसने से रोकने के लिए चीन को मिलिट्री का सहारा लेना पड़ रहा है। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी भरोसे के साथ बैंक में जमा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बैंक में उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब बैंक ही दिवालिया होने लग जाए तो लोग मदद के लिए किसके पास जाएंगे। दोस्तों, चीन में तानाशाही सरकार की हुकूमत है और लोगों को किसी भी प्रकार के विरोध की इजाजत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपने हक, अधिकार और अपने पैसे वापस पाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। पिछले कई महीनों से लोग बैंकों से अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। आजकल चीन खुद को दुनिया की महाशक्ति मानने लगा है। एशिया और अफ्रीका के तमाम देशों को अरबों डॉलर्स का कर्ज चीन ने दे रखा है। लेकिन चीन के अंदर की हालत इससे बिल्कुल विपरीत है। चीन की ये समस्या काफी ज्यादा गंभीर है और जल्द ही अगर इस संकट को दूर नहीं किया गया तो सिविल वॉर के हालात भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन आखिर चीन में ये सब हुआ कैसे। चीन में सारे बैंक सरकार के नियंत्रण में हैं और एक साथ 4000 बैंक दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए। यहाँ के नागरिकों के 46,000 करोड़ रुपए बैंकों में फ्रीज कर दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या श्रीलंका की तरह ही चीन की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इसी बारे में, आखिर क्यों चीन की बैंकें दिवालिया हो रही हैं। आप बस इस वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, चीन के लगभग 86 शहर ऐसे हैं जहां पर लोग बैंकों से अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं और जब लोगों को अपने पैसे वापस नहीं मिले तो उनका गुस्सा होना स्वाभाविक है। हाल ही में चीन की हैनन प्रोविंस की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग बैंकों के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े और जवान सब शामिल हैं, क्योंकि हर किसी को अपने पैसों से प्यार होता है। लोगों को रोकने के लिए चीन की सरकार अब मिलिट्री टैंक्स का सहारा ले रही है। लोग इस घटना को तियाननमेन स्क्वायर 2 इंसिडेंट का नाम दे रहे हैं, क्योंकि 1989 में भी चीन में बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट हुए थे और आंदोलनकारियों को रोकने के लिए चीन ने लोगों के ऊपर टैंक्स चलवा दिए थे। मीडिया के मुताबिक उस आंदोलन में 10,000 से ज्यादा चीनी लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स ही शामिल थे। वो सभी चीन में आजादी और लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं और ये बात चीन की तानाशाही सरकार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। लोग सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे और अब एक बार फिर से ऐसी ही स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से ही यह पूरा किस्सा शुरू हुआ था, जब यूजो जिनमिन शेंग विलेज बैंक, शंघाई हुइमिन काउंटी बैंक और जीचेंग हुआंगवेई कम्युनिटी बैंक से लोगों ने अपने पैसे न निकालने की शिकायत की थी। बैंक की तरफ से कहा गया कि वो सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं और इसी वजह से कस्टमर्स को अपना पैसा निकालने में दिक्कत हो रही है। कुछ दिनों में दिक्कत जो है वो दूर हो जाएगी, लेकिन भोली जनता को क्या पता था कि असल में बैंक्स के पास पैसा बचा ही नहीं था। आपको बता दें कि चीन के 4000 लोकल बैंक में ये संकट मंडरा रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अकाउंट होल्डर्स की $6 बिलियन की रकम बैंक ने फ्रीज कर दी है। एक बैंक जब कोई रकम फ्रीज कर लेता है ना दोस्तों, तो कस्टमर्स उस रकम को वापस नहीं निकाल सकते जब तक कि बैंक ना चाहे। इसका असर न सिर्फ छोटे शहरों में बल्कि बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े बड़े शहरों में भी देखने को मिल रहा है। लोग एटीएम से भी कैश विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस के साथ मारपीट की घटनाएं रोजाना सामने आ रही हैं और अगर चीन के नागरिकों की जगह आप लोग या दुनिया के अन्य किसी भी देश के नागरिक होते तो शायद वो भी ऐसे ही करते। चलिए अब जानते हैं कि आखिर चीन में बैंक क्राइसिस की असली वजह क्या है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक के दिवालिया होने का मुख्य कारण बैंक खुद ही है। बैंक की गलत नीतियों के कारण ही आज चीन को इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। असल में बैंकों ने कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को काफी कम ब्याज पर ज्यादा से ज्यादा कर्ज दे दिया था और इनमें एक सबसे बड़ा नाम न्यू फॉर्च्यून ग्रुप का सामने आ रहा है। इस ग्रुप ने कई बैंकों के साथ साझेदारी की। बैंकों को इस ग्रुप के कई ऑफर्स पसंद आए और ज्यादा पैसे के लालच में बैंक ने अपने कस्टमर्स को लुभाना शुरू कर दिया। आमतौर पर चीन के बैंक लोगों को 4 से 5% का ब्याज देते हैं, लेकिन चीन के बैंक ने लोगों से कहा कि वो 7 से 8% का ब्याज देंगे। इसके बाद लोगों ने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपनी जमा पूंजी और जीवन भर की मेहनत बैंक में जमा करानी शुरू कर दी। लेकिन बैंक ने जिस ग्रुप के साथ साझेदारी की थी वो कंपनी असल में पूरी तरह से फ्रॉड निकली। न्यू फॉर्च्यून ग्रुप का सारा पैसा बर्बाद हो गया। इस ग्रुप ने जहां जहां इन्वेस्ट किया सभी जगह इनका पैसा डूबता चला गया। बाद में जब पता चला कि असल में ये एक बड़ा फ्रॉड था और ग्रुप के मालिकों को भी हिरासत में ले लिया गया है, वो असल में चीन की एक जानी मानी हस्ती है जिसका नाम चीन की सरकार बाहर नहीं आने दे रही है।
बताया जा रहा है कि वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक बड़ा नेता है। चीन के कई बैंक्स ने अपना ज्यादातर पैसा न्यू फॉर्च्यून ग्रुप को लोन के तौर पर दिया था, लेकिन कंपनी के फ्रॉड के कारण उन बैंकों का सारा पैसा डूब गया। और जब धीरे धीरे लोगों को यह बात पता चलने लगी तो लोग बैंकों में अपना पैसा निकालने के लिए जाने लगे, लेकिन वहां जाकर उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी। धीरे धीरे इस मामले ने जनता का ध्यान खींच लिया और अब चीन में स्थिति काबू से बाहर होती हुई नजर आ रही है। अब चीन की सरकार के सामने एक और बड़ी समस्या पैदा हो गई है। देश के सभी नागरिकों ने ऐसा कह दिया है कि जब तक वो बैंक से अपना पैसा वापस नहीं निकाल पाते तब तक वो हाउसिंग लोन की EMI नहीं भरेंगे। चीन में लाखों लोगों ने अपना घर बनाने के लिए या खरीदने के लिए बैंकों से लोन लिया हुआ है और बताया जा रहा है कि लोन की जो रकम है वो बहुत ज्यादा है। ये रकम भारत की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है और अगर लोग चीन के बैंक्स को ये रकम नहीं लौटाते तो ये सारा पैसा NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मान लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट कारोबारी लोगों के घरों का प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अब पैसा बचा ही नहीं है। ज्यादातर कारोबारी अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन बैंक के पास लोन देने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। अगर चीन के बैंक्स के पास ये पैसा वापस नहीं आता तो ये दुनिया में NPA की सबसे बड़ी रकम होगी। दोस्तों चीन के बैंक्स के डूबने का इकलौता कारण न्यू फॉर्च्यून ग्रुप नहीं है, बल्कि इसमें कहीं न कहीं सरकार की भी बड़ी गलती है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसके अनुसार अगर किसी शहर में एक भी कोविड-19 का केस पाया जाता है तो उस पूरे शहर में ही लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले चीन में कंप्लीट लॉकडाउन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर देखी गई थीं, जिस कारण से बाजार में काफी मंदी आ गई और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना काल के दौरान चीन की 4,46,000 कंपनियों में ताला लग चुका है। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज बंद होने से सामान की किल्लत भी देखी जा रही है। घरों में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, चीन की स्टॉक मार्केट के सारे शेयर्स की हालत खराब है। लोग शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। रियल एस्टेट कारोबार पिछले 4 दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस साल की दूसरी तिमाही के दौरान चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ 0.4% दर्ज की गई है। सामान्य से कई गुना कम है ये। वैसे चीन के बैंक्स के दिवालिया होने की बात देखिए कोई नई नहीं है। पिछले साल एवरग्रेनेड कंपनी ने भी खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। इस कंपनी में 2 लाख से ज्यादा लोग काम करते थे। बैंक और निवेशकों का $304 बिलियन की रकम ये कंपनी नहीं लौटा पाई और कंपनी के सारे शेयर्स की वैल्यू काफी डाउन हो गई। चीन के 280 शहरों में इस कंपनी के 1300 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जो सभी ठंडे पड़ गए। इससे भी चीन के बैंक्स को काफी नुकसान हुआ। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो इसके अलावा भी ढेर सारे इन्वेस्टर्स और व्यापारी ऐसे हैं जो बैंक से लिया हुआ लोन वापस लौटाने में नाकामयाब रहे और उनमें से ज्यादातर लोग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के काफी करीबी हैं। और चीन में जितने भी घोटाले हो रहे हैं उन सभी में सरकार का और उनके लोगों का हाथ शामिल है, क्योंकि चीन के सभी बैंक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर सरकार के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। चीन ने पिछले कुछ सालों के दौरान अपने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। कई देशों को न जाने कितना पैसा चीन ने कर्ज के रूप में दिया हुआ है। चीन में वित्तीय संकट के अलावा एनर्जी का संकट भी मंडरा रहा है। चीन कच्चा तेल और नेचुरल गैस बड़ी मात्रा में रूस से खरीदता है। बैंक के दिवालिया होने और अर्थव्यवस्था के कमजोर होने पर चीन अपनी जरूरत के अनुसार ईंधन आयात नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, चीन में बिजली की कमी भी देखी जा रही है और कई शहरों में तो बड़ी मात्रा में बिजली की कटौती की जा रही है। बिजली की कमी का मुख्य कारण कोयला के उत्पादन में कमी आना है। इन सब के बीच में एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, क्या चीन के बैंक्स के दिवालिया होने पर चीन का भी दिवालिया निकल जाएगा? क्या चीन की हालत भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम आपको बता दें, फिलहाल चीन में परिस्थिति इतनी भी ज्यादा गंभीर नहीं है, क्योंकि चीन के पास विदेशी मुद्रा भंडार में अच्छा खासा पैसा जमा है। अगर चीन की सरकार चाहे तो अपने विदेशी मुद्रा भंडार से बैंकों को होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकती है और सिचुएशन एक बार फिर से नॉर्मल हो सकती है। ऐसे में बैंकों के ऊपर जो मोटी NPA रकम का खतरा मंडरा रहा है वो भी दूर हो जाएगा और चीन के सभी बैंक दिवालिया नहीं हुए हैं, बल्कि दिवालिया होने की कगार पर जो बैंक खड़े हैं उनमें ज्यादातर ग्रामीण बैंक या छोटे बैंक ही शामिल हैं और इस तरह की टेम्परेरी समस्या अक्सर देशों के भीतर पैदा हो जाती है। भारत में भी कुछ समय पहले यस बैंक के साथ ऐसा ही मामला देखा गया था, जब लोग बैंकों से अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन चीन की सरकार क्या अपने विदेशी मुद्रा भंडार से बैंकों के होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी? ये तो कोई नहीं जानता। अगर चीन ऐसा करती है तो ये उसके लिए फायदेमंद रहेगा। चीन एक बड़ी आबादी वाला देश है और दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। ऐसे में चीन की अर्थव्यवस्था अगर कुछ समय के लिए लड़खड़ाती है ना,
तो बहुत ही तेजी से वो वापस पटरी पर भी लौट आती है। लेकिन अगर चीन की सरकार बैंकों को डूबने से नहीं बचाती तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी देखने को पड़ सकता है, क्योंकि कंपनीज और इंडस्ट्रीज के बंद होने से चीन के उत्पादन में कमी आएगी और दुनिया के तमाम देश आज सैकड़ों हजार प्रोडक्ट्स के लिए चीन पर ही डिपेंड हैं। अब सब कुछ सरकार के हाथ में है। तो दोस्तों, ये है वो कारण जिसकी वजह से चीन की बैंक्स दिवालिया हो रही हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।